देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे डिस्टेंस पर जब रखते हैं इसको, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। देखो एक्सिस मतलब इस वाले लाइन पर, इसके इस वाले लाइन पर यहाँ कोई पॉइंट ले लिए जिसका नाम एम रख दिए। ठीक है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से, ई प्लस से डिनोट किए इसको। और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉइंट दोनों नजदीक में है और ये थोड़ा सा दूर है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई माइनस, ये थोड़ा सा कम होगा। अब देखो जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो सेंटर से मेजर करते हैं, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2l। तो बीच में हम सेंटर पॉइंट ले लिए और ये तो एल हो गया, ये भी एल हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। क्योंकि इसमें से क्या करेंगे, एल को इतना इतना पार्ट को माइनस कर देंगे, तो आर माइनस एल हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी हो जाएगी? आर में क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे, तो ये आर प्लस एल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है किसी पॉइंट पर? के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। आर क्या? डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? आर माइनस एल। तो ये आर माइनस एल का स्क्वायर हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? उतना ही होगा, के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। तो नेगेटिव चार्ज से देखो दूरी कितनी है? आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, ज्यादा वाले में से ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो ये क्या निकल के आएगा? ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के क्यू बट्टे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना है? के क्यू बट्टे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। के क्यू और के क्यू दोनों कॉमन है, कॉमन ले लिए तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, और आर माइनस एल का यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे में देखो क्या किए हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लिए हैं, आर माइनस एल इंटू में आर माइनस एल। आर प्लस एल का आर प्लस एल का होल स्क्वायर है तो इसको भी दो बार लिख दिए हैं, आर प्लस एल इंटू में आर प्लस एल। और इसका जो स्क्वायर है ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको खोल लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा। और माइनस है तो माइनस दिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल लेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होगा। ठीक है। नीचे में देखो एक आर माइनस एल ले लो, एक आर प्लस एल ले लो, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर एक आर माइनस एल ले लो, एक आर प्लस एल ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऊपर में देखो माइनस इसके अंदर जाने देंगे, ये वाला माइनस इसके अंदर जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस 2rl है तो प्लस 2rl हो जाएगा। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, 2rl यहाँ बचा, यहाँ भी 2rl, दोनों प्लस में। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 4rl हो जाएगा। यहाँ क्या है नीचे में?
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब देखो क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है इस आर के कंपेयर में। आर तो ज्यादा है ना, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी आर, और डाइपोल का जो लेंथ है 2l और उसका भी आधा एल। एल की बात करें और आर की बात करें तो आर के कंपैरिजन में एल बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे, चूंकि हम लिखेंगे एल इज मच मच लेस देन आर, इसलिए क्या होगा, एल जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को नेग्लेक्टेड मतलब एल स्क्वायर को जीरो कर देंगे। तो देखो 4rl ऊपर में है तो 4rl लिख लिए यहाँ, और नीचे में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर की जगह जीरो दे देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर, और इसका पावर 2 है ऊपर में तो 2 दे दिए। के क्यू कॉमन था बाहर, 4rl बट्टे में आर का पावर 4। अब इसको क्या लिखा गया है, के क्यू 4l, आर से एक आर कट जाएगा, ये 4 को आर है, आर का पावर 4 है, तो एक आर कट गया तो आर का पावर 3 हुआ। के क्यू इंटू में 2, इस 4 को 2 लिखा और फिर 2l लिख दिया यहाँ। तो देखो Q इंटू में 2l, Q इंटू में 2l, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। चार्ज गुने लेंथ, डाइपोल का जो लेंथ होता है, चार्ज गुने लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ई डेट कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l की जगह डाइपोल मोमेंट P से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P रख दिए, और यहाँ क्या है 2k, और Q इंटू 2l की जगह P हो जाएगा बट्टे में आर क्यू, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सिस पर कितना होता है, 2kp बट्टे में आर क्यू। के का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, 9×10⁹ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट में क्या लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं, ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि derive an expression for the torque experienced by electric dipole in an external electric field। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या किए हैं, डाइपोल को रख दिए। डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होता है, F बराबर Q इंटू में E। देखिए इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या, इसको डाइपोल को चाहेगा रोटेट करे, है ना। जो रोटेट करेगा इसको, तो यहाँ क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो वही टॉर्क हमको निकालना है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है O, ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L है, और यहाँ से लेकर के ये वाला, यहाँ से लेकर के एक लेंथ खींच दिए परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ वैसे ही बनाया गया है। F1 मान लीजिए, इधर F1 फोर्स लग रहा था, पॉजिटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। F2 इसको मान लीजिए, F2 बराबर Q इंटू ई, दोनों सेम फोर्स लगता है, और सेम फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो जहाँ रोटेशन होता है वहां तो टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से कोई चीज रोटेट कर पाती है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल, यहाँ से दोनों फोर्स के बीच का लाइन खींच दिए, एक ट्रायंगल बना थीटा, और ये क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l। ए बी सी इसका नाम रख दिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है,
साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC, और हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है यहाँ, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बटे में 2l। तो हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है कपल फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा था कि इधर से ये क्या है, ये कपल फोर्स है, दोनों सेम। कपल फोर्स क्या होता है, टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और पैरेलल टू ईच अदर। एक फोर्स इधर लग रहा था F1, एक फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, F2। दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड Q इंटू ई, इसका भी Q इंटू ई। एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है और क्या लग रहा है, एक दूसरे के पैरेलल लग रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। ठीक है, कपल फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन ऑफ फोर्स। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ये टॉर्क इस तरह से डिफाइन होता है कि कपल फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो कपल फोर्स क्या है, Q इंटू ई है, और देखो डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना निकाला है, BC। ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, BC बराबर 12 साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ गया 12 साइन थीटा। अब देखो Q Q को अलग लिखे हैं और 12 को अलग लिखे हैं, मतलब Q इंटू 12 को क्या किए हैं, एक साथ लिख दिए हैं, अगुने में E इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू चार्ज गुने लेंथ, डाइपोल मोमेंट होगा ये, Q इंटू 12, तो P हो गया, और E साइन थीटा। ये क्या है, स्केलर फॉर्म है, किसका, टॉर्क का स्केलर फॉर्म। साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में। अगर A डॉट B है, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, वहां आएगा आपका साइन थीटा, AB साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्रॉस। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म टॉर्क का वेक्टर फॉर्म। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम आपकी कब होगी, ये वाली जो वैल्यू है P साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, 1। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1। और कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री पर। ठीक है, थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ साइन थीटा P साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री जब पुट करेंगे, PE साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया। ठीक, 1 P इंटू में 1, तो P हो गया ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, और डाइपोल इस तरह से है। दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, -Q और ये +Q। ये एकदम ऐसे खड़ा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा, तो ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो मिनिमम टॉर्क, मतलब टॉर्क का मान मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मिनिमम टॉर्क 0 हो सकता है, तो 0 होने के लिए साइन को 0 होना पड़ेगा, साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, या थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। तो थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री, ये क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, PE साइन थीटा की जगह पे क्या रखो, 0 या 180, तो ये 0 आएगा। कंडीशन कैसा होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और -Q और यहाँ पे +Q, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। डाइपोल मोमेंट इधर ही होगा, इसका सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री, अपोजिट में भी होगा तो 180 डिग्री, फिर भी मिनिमम वैल्यू ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कहता है ये गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए। गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई क्लोज अगर सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, है ना। किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा, क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज मौजूद है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए इसका। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये कोई सरफेस है, कैसा भी सरफेस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके द्वारा कितना होगा, क्यू इनसाइड मतलब अंदर में कितना चार्ज है, ठीक है, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला ये भी होता है ई डॉट डी ए या डी एस यहाँ पर होता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तो फ्लक्स ही है, दोनों बराबर होगा क्यू इनसाइड बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ देख लीजिए क्या है। प्रूफ क्या है इसका, जैसे ये क्लोज सरफेस ले लिए, यहाँ पर क्या किए हैं, क्लोज सरफेस ले लिए, अंदर में एक चार्ज है क्यू, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ इस तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, ठीक है। जैसे ये आपका क्लोज सरफेस है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे बाहर की तरफ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होगा। और इस सरफेस का मान लीजिए छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ऐसे छोटा सा एरिया, इसका एरिया वेक्टर तो भी ऐसे ही होगा, ए एरिया वेक्टर इसका, या एस से भी डिनोट किया जाता है। तो देखो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। और ये जो सरफेस है इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। वी नो डेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल इस तरह से फाई ई बराबर क्या लिखते हैं, ए डॉट डी ए या डी एस भी लिखते हैं, ठीक है। ए डॉट डी ए या डी एस भी लिखते हैं, ये इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, या डी एस भी लिखते हैं या डी ए भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो देखो ये जो एरिया है इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, सब जगह बराबर बराबर होगा, है ना, ये बराबर ही होगा ना। यहाँ पर एक चार्ज रखे हैं और यहाँ से चार्ज से दूरी क्या है, आर दूरी है। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर सरफेस, ऑल ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे बाहर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, डी ए। डी ए क्या है, अगर छोटा सा एरिया यहाँ लिए हैं, छोटा सा सरफेस एरिया लिए हैं, तो डी ए डी ए डी ए डी ए सब जोड़ करके क्या आ जाएगा, बड़ा सा एरिया नहीं आ जाएगा। ये ई डॉट ए, डॉट यहाँ था, ई डॉट डी ए होता है, तो ई डॉट ए हो गया ये। तो डॉट ए तो है, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल। एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। और एरिया क्या है, सरफेस है ना पूरा, मतलब ये स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर दे दिए, और कॉस 0 डिग्री। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, है ना,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और के का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर क्या बचेगा, क्यू इंटू में 4 पाई, क्यू इंटू में 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या ऊपर, सिर्फ क्यू बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। यही तो कहता है गॉस लॉ, चार्ज बट्टे में एप्सिलॉन नॉट या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये हो गया आपका गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस लॉ से, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम ने क्या कहा था कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था। दो चार्ज है Q1 और ये क्या है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, और जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या होगा, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। अब जानते हैं के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है किससे, गॉस लॉ से। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। तो देखो ये प्रूफ करना है आपको, ये वाला चीज जो है यहाँ लिखा हुआ है इसको प्रूफ करना है, ये वाला इसको प्रूफ करना है किससे, गॉस लॉ से। देखो गॉस लॉ, एक सरफेस ले लिए क्लोज सरफेस, ठीक है, अंदर में कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, ठीक है, अंदर में Q1 चार्ज है और यहां से लेकर के R दूरी है, डिस्टेंस R, इस पॉइंट पर P पॉइंट ले लिए। और देखो यहां से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगा, इस तरह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। और इसका एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ ही होगा ना, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। फ्रॉम गॉस लॉ E डॉट डी ए क्या होगा, E डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बट्टे में एप्सिलॉन नॉट होगा। E डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, E डी ए कॉस थीटा, ठीक है। चार्ज अंदर वाला चार्ज कौन सा है, Q1 है, नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा मतलब थीटा किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो गया, ई डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म होगा, यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा, एक बराबर सा होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला आया, डी ए बराबर Q1 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कॉमन ले लिए, और डी ए क्या होगा, डी ए कैपिटल ए हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा वाला एरिया है ये, इसको जोड़ जोड़ के इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, सबको जोड़ जोड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया हो जाएगा, Q1 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, स्क्वायर है 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर क्या हो गया फिर, Q1 बट्टे में 4 पाई R स्क्वायर, इसके नीचे चला गया 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। Q1 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। Q1 बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखा है, Q1 बट्टे में R स्क्वायर को अलग लिखा है, दोनों गुना में ही है, ये गुना में ही है। के अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट के Q1 बट्टे में R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चार्ज लेकर के आते हैं,
कोई एक चार्ज लेके आगे आते हैं, मान लीजिए Q2 लेकर के आए यहाँ पर, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? नहीं नहीं, यहाँ पर जो Q2 लेकर के आए हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है Q1 की वजह से, है ना? तो Q2 पर कितना फोर्स लगेगा? Q2 पर फोर्स लगेगा F बराबर Q2 इंटू में E। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, ठीक है, इस Q1 की वजह से यहाँ पर हम एक चार्ज लेकर के आए Q2, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये फोर्स कितना लिखाएगा? F बराबर Q इंटू में E होता है। Q कितना है? ये कितना है? Q2 है। तो F बराबर Q2 इंटू में E ले हो गया। Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हैं? K Q1 बटे में आर स्क्वायर, K Q1 बटे में आर स्क्वायर लिख लीजिए। इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर K Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। यही तो है कूलॉम्स लॉ, यही ना है कूलॉम्स लॉ, यही है कूलॉम्स लॉ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश द गिवन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस या कॉनकेव सरफेस, मतलब इस तरह का सरफेस हो चाहे इस तरह का सरफेस हो। इधर दो मीडियम ले लिए हैं, ये आपका जो है रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9, वहां से ये क्वेश्चन है आपको। ये म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टे में आर, म्यू2 बट्टे में वी माइनस म्यू1 बट्टे में यू, इसको प्रूफ करना है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ एक अलग मीडियम है, और ये सरफेस कैसा है इसका? ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स सरफेस है। ऐसा सरफेस अगर है तो ये कैसा सरफेस होता है? कॉन्वेक्स, है ना? ऐसा रहे तो कॉनकेव सरफेस होता है। तो दोनों में से कोई भी सरफेस ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे किया, लाइट ऐसे किया तो कहाँ से ये गुजरेगा लाइट? मतलब लाइट जब ऐसे गया तो क्या होगा? यहाँ दो मीडियम है ना, रिफ्रैक्शन होगा। इस पे क्या किए, सबसे पहले ये नॉर्मल डाल दिए, नॉर्मल खींच दिए। ये नॉर्मल कहाँ से जाता है? ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर से जाता है यहाँ, तो ये सेंटर खींच दिए। तो देखो मीडियम, ये जो मीडियम है बाहर का, इधर का जो मीडियम है रेडर मीडियम है, इधर का जो मीडियम है डेंसर मीडियम है। जब लाइट क्या होती है, रेडर से डेंसर की तरफ जाती है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ भागती है। तो देखो नॉर्मल की तरफ भागेगी तो यहाँ क्या हो गया? इमेज बन गया यहाँ आई, ठीक है, यहाँ इमेज बन गया। अब ये जो एंगल है, आई ले लिए इसको, है ना, ये एंगल ले लिए आर, ये एंगल कितना हो गया? अल्फा, ये एंगल बीटा। इसका नाम ओ, इसका नाम पी, इसका नाम पी डैश, और इसका नाम क्यू, और इसका नाम सी, इसका नाम आई। यहाँ इमेज बना है। और जो है लेंस के राइट में जो भी डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट से ये सेंटर, इसके सेंटर पोल के बीच की दूरी क्या होती है? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। और यहाँ से लेकर के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं? यहाँ से पोल से लेकर के सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर से यहाँ से ये जो है, यहाँ से लेकर के इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? v कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या डाले हैं, क्यू से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए, क्यू से परपेंडिकुलर पी डैश बोल दिए इसको। ये क्या है? पी डैश है, ठीक है, ये है आपका पी डैश। तो देखो ओ से पी या ओ से पी डैश, दोनों को हम सेम लेते हैं, लगभग लगभग बराबर होता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला बहुत कम होता है, ये इतना भी ज्यादा ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, कम होगा, तो ये डिस्टेंस भी कम ही आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कम ही आएगा। ओ से पी, ओपी बराबर ओपी डैश, ओपी लगभग बराबर ओपी डैश को इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इधर है, लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव में लेंगे इसका डिस्टेंस। देखो पीसी, पीसी या पीसी या पी डैश सी, ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
पी सी बराबर क्या होगा, टी डैश सी के, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस राइट में है इसलिए प्लस आर ले लीजिए इसको। डी आई, पी आई या पी डैश आई, पी आई या पी डैश आई, ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज से इस पी की दूरी क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस। या पी आई या पी डैश आई क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। और ये राइट में इधर, तो इसको क्या लेंगे, प्लस वी। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू सी आई, क्यू सी आई, क्यू कहाँ है, यहाँ है, ये वाला क्यू सी आई में, क्यू सी आई में देखो ये क्या होगा, बीटा, बीटा एंगल बराबर, ये बहिष्य कोण है, बाहर का एंगल क्या होता है, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस आर के बराबर होगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा प्लस में आर बराबर क्या होगा, बीटा, या आर प्लस अल्फा बराबर बीटा, तो आर प्लस अल्फा बराबर बीटा हो गया। तो यहाँ से आर बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा, और अल्फा इधर चला गया तो बीटा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। इन ट्रायंगल ओ क्यू सी देखिए कहाँ है, ओ क्यू सी यहाँ है, ओ क्यू सी यहाँ है। ठीक है। तो हम थीटा प्लस बीटा बराबर आई लिख सकते हैं। आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस बीटा बराबर आई लिख दिए। ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस बीटा बराबर आई लिखो, या आई बराबर थीटा प्लस बीटा लिखो, बात बराबर है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगेन, अगेन देखिए यहाँ पर हेयर अल्फा बीटा थीटा आई आर, ये जो एंगल है अल्फा बीटा थीटा आई और आर, ये सब छोटा छोटा एंगल होता है, वेरी स्मॉल एंगल, और छोटा छोटा एंगल होता है ये सब। ठीक है। ये सब जो होता है बहुत छोटा छोटा एंगल होता है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है। ये सब जो एंगल होता है बहुत छोटा छोटा होता है, वेरी स्मॉल एंगल है। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर म्यू टू बट्टे में म्यू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बट्टे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है। म्यू टू बट्टे में म्यू वन। फॉर स्मॉल एंगल आई एंड आर, साइन आई बराबर आई हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल आई और आर तो स्मॉल एंगल है, तो इसके लिए साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आई लिख सकते हैं, तो आई लिख दिए। आर की जगह पे, साइन आर की जगह पे सिर्फ आर लिख सकते हैं, आर लिख दिए। तो म्यू टू बट्टे में म्यू वन हो गया, म्यू टू बट्टे में म्यू वन हो गया। तो इसको कोना का निगुना कर दीजिए, आई म्यू वन बराबर में क्या हो जाएगा, आर म्यू टू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इस वाले में, इसमें, और आई और आर का वैल्यू पुट करना है। यहाँ से आर का वैल्यू पुट करना है, और यहाँ से आपको, यहाँ से आर का वैल्यू, और यहाँ से आई का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से आर का वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से आई का वैल्यू इसमें पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। देखो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू थीटा प्लस बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा इंटू में म्यू वन हो गया। और आर का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ आर का वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा इंटू में म्यू टू है, तो म्यू टू हो गया। ठीक है। यहाँ अगेन इसको क्या किए, अंदर में गुना कर देंगे, म्यू वन को अंदर में गुना कर दीजिए, तो म्यू वन थीटा, और फिर बीटा से गुना होगा, तो म्यू वन बीटा बराबर इस म्यू टू को अंदर गुना कर दीजिए, म्यू टू बीटा माइनस में म्यू टू अल्फा हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो क्या किए हैं, म्यू टू बीटा है ना, माइनस म्यू टू अल्फा, इस म्यू टू अल्फा को यहाँ ले आइए, बराबर के इस तरफ ले आइए, तो प्लस में म्यू टू अल्फा हो जाएगा, और म्यू वन थीटा उतार दीजिए, और इसको म्यू वन बीटा को इस तरफ ले आइए, तो म्यू टू बीटा है यहाँ पर,
पहले से म्यू टू बीटा एज इट इज रहेगा, म्यू वन बीटा इधर आ गया। तो यहाँ क्या कॉमन है, बीटा कॉमन है। देखो बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस में म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए इन ट्रायंगल क्यू ओ क्यू पी डैश, ओ क्यू पी डैश में, ओ क्यू पी डैश में टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। पी बाई बी ये सब पढ़े है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। तो पी बाई बी बाई एच, पी बाई बी, ये टेन थीटा के लिए होता है। तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू पी डैश परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बेस ये वाला हो जाएगा, ओ पी डैश, ओ पी डैश। अब देखिए क्यू पी डैश तो क्यू पी डैश ही रहा, और ओ पी डैश देखिए क्या है, ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ पी डैश। ओ पी डैश को क्या लिख देंगे, ओ पी लिख देंगे। अब यहाँ चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी डैश बटे में ओ पी। अगेन आ जाइए इन ट्रायंगल क्यू पी डैश सी, देखो क्यू पी डैश सी में टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई ये बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू पी डैश बटे बेस क्या हो जाएगा पी डैश सी, पी डैश सी, पी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश सी को पी सी लिख सकते हैं, क्यू पी डैश बट्टे में पी सी हो गया। यहाँ भी अगेन यही कहेंगे कि बीटा क्या है, बहुत छोटा एंगल है, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर सिंपली बीटा हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या हो गया, क्यू पी डैश बट्टे में पी सी। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल क्यू पी डैश आई, क्यू पी डैश आई में देखिए टेन अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा ये है, ये वाले एंगल, ये वाले ट्रायंगल में क्यू पी डैश आई में, तो टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, पी डैश आई होगा बेस, परपेंडिकुलर तो यही होगा, कॉमन है, क्यू पी डैश, क्यू पी डैश बटे में आई पी डैश, पी डैश आई बोलिए या आई पी डैश बोलिए, एक ही बात है। तो क्यू पी डैश बटे में क्या हो गया, आई पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, आई पी डैश को पी आई लिख सकते हैं, तो आई पी डैश को हमने क्या लिखा, पी आई लिखा। तो यहाँ भी अगेन अल्फा भी तो छोटा ही एंगल है ना, तो टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा बराबर क्यू पी डैश बटे में आई पी। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा थीटा, ये जो निकाले हैं अल्फा बीटा थीटा, इसका मान आप क्या कहाँ रखिएगा, इसमें इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और थीटा का देखो बी वन है तो बी वन ऐसे ही रहा, थीटा इसको पहले ऐसे ही इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिए, थीटा प्लस म्यू टू अल्फा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में बीटा। तो थीटा कितना निकाले हैं, क्यू पी डैश बट्टे में ओ पी, क्यू पी डैश बट्टे में ओ पी प्लस यहाँ क्या हो गया म्यू टू अल्फा का मान कितना निकाले, क्यू पी डैश बट्टे में आई पी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, क्यू पी बीटा का मान क्यू पी डैश, क्यू पी डैश, क्यू पी डैश बट्टे में पी सी। ठीक है, देखो क्यू पी डैश क्यू पी डैश क्यू पी डैश, ये तीनों टर्म में है, एक दो तीन टर्म है ना, तीनों में है, तो एक कॉमन लेकर के आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या मी वन, और ओपी को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस में यू लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में यू। ठीक है, और देखिए आईपी, आईपी को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बट्टे में आईपी है ना, क्यूपी तो कट गया, आईपी, आईपी क्या है, आईपी, आईपी या पी आई इमेज डिस्टेंस है, इसको प्लस बी लिख दिए, बी टू माइनस बी वन, क्यूपी डैश का पी सी, देखो पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आर लिख दिए, तो म्यू टू बट्टे में बी माइनस म्यू वन बट्टे में यू, देखो ये वाला जो है ना माइनस यहाँ चला जाएगा, तो इस टर्म को पहले लिखे हैं म्यू टू बट्टे में वी, और ये माइनस म्यू वन बट्टे में यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे में आर।
ठीक है। अब आप एनसीईआरटी की किताब देख लिखिएगा तो यहाँ म्यू2 की जगह क्या लिखा है n2, म्यू1 की जगह n1 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू2 n2 हो जाएगा माइनस n1। आर पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स सरफेस अगर है, ये सरफेस अगर कॉन्वेक्स है ना तो आर इधर आएगा। अगर इस तरह का सरफेस हो गया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो आर निगेटिव हो जाएगा। तो आर निगेटिव होगा किस केस में, कॉन्केव सरफेस के केस में। ठीक है।